गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोविड-19 के चलते आपके सिलेबस में कुछ कमी की गई है और उस नए सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने को पढ़ना है। मैं डॉक्टर प्रवेश कुमार केमिस्ट्री आप लोगों को पढ़ाऊंगा और आपने देखा होगा कि हमने बेसिक केमिस्ट्री के एक दो वीडियोस डाले थे। उसके बाद में मैंने रोक दिया था सिलेबस, क्योंकि अपना नया सिलेबस आना था। नया मतलब जो भी उसमें कुछ टॉपिक्स हटाए हैं, लगभग 30-40% सिलेबस कम किया है। तो वो टॉपिक हटा करके जो है अपने को जो सिलेबस दिया गया है अपन उसको स्टार्ट करेंगे। और बीच में हमने स्टार्ट किया था आपका चैप्टर सेकंड, जो था स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और अनफॉर्चुनेटली उसमें हमने जो दो तीन चीज़ें पढ़ी थी, दो या तीन क्लासेस हुई थी उसमें जिसमें डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हुआ था, वो टॉपिक आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं। ठीक है। जो नए टॉपिक मतलब जो टॉपिक बचे हैं सेकंड चैप्टर के, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको याद होगा हमने जो है बेसिक केमिस्ट्री, यानी बेसिक जो केमिस्ट्री है उसके एक दो वीडियो डाले थे, एक लेक्चर डाला था, जिसमें मैंने आपको 11th क्लास में जो केमिस्ट्री है उसका सिलेबस क्या है वो डिस्कस किया था हमने। और साथ में व्हाट इज़ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या है, कैसे हम केमिस्ट्री को पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें आती हैं, एनवायरनमेंट में हम जो कुछ देख रहे हैं उन सब के अंदर केमिस्ट्री कहाँ कहाँ इन्वॉल्व है, और हमारी डेली लाइफ में केमिस्ट्री का क्या यूज़ है, केमिस्ट्री की क्या सिग्निफिकेंस है, किस किस जगह तक केमिस्ट्री की अप्रोच है। कि हमने देखा था कि एग्रीकल्चर फील्ड, मेडिसिन फील्ड, एवरीथिंग, हम कोई भी फील्ड उठाएं तो वो विदाउट केमिस्ट्री क्या है, एकदम ख़त्म है। तो हमने सिग्निफिकेंस, है ना, केमिस्ट्री की हमने देख ली थी। तो हम अभी फर्स्ट चैप्टर को ही आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि सेकंड चैप्टर में जो कुछ चीज़ें हटाई हैं आपने 11th क्लास में, सॉरी 10th तक आपने जो है थॉमसन मॉडल पढ़ रखा है, रदरफोर्ड मॉडल पढ़ रखा है एटम का, और नील्स बोर का मॉडल भी पढ़ रखा है, एटॉमिक मॉडल। ठीक है। ये एटॉमिक मॉडल जो है वो हटा दिए हैं आपके क्लास 11th से, और सीधा जो चैप्टर है वो अपने क्वांटम मैकेनिक्स से स्टार्ट है। अब क्वांटम मैकेनिक्स अगर मैं सेकंड चैप्टर को यहाँ कंटिन्यू करता हूँ और क्वांटम मैकेनिक्स पे जाता हूँ डायरेक्ट, तो ऑनलाइन उसको समझाना थोड़ा सा मुश्किल होगा और आप लोगों के लिए समझना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आपने अभी तक जो ऑर्बिट का कंसेप्ट पढ़ा है वो KLMN वो वाला कंसेप्ट पढ़ा है। यहाँ हमें अब ऑर्बिट में नहीं जाना है, क्योंकि हम अब साइंस के स्टूडेंट हैं और हमको और डीप जाना है। तो और डीप जाने के लिए आपको ऑर्बिट से ऑर्बिटल लेवल पे जाना पड़ेगा। और जब अपन ऑर्बिटल लेवल पे जाते हैं तो वहाँ पर SPDF का कंसेप्ट आ जाता है, S ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल, D ऑर्बिटल, F ऑर्बिटल। ये ऑर्बिट्स के अंदर ही होते हैं, पर वो कैसे होते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन्स की उनके अंदर फिलिंग होती है ना, और किस तरीके से हम किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, क्या रूल्स हैं उसके, आफबो रूल्स सर के रूल्स होते हैं, और उसमें 3 या 4 रूल्स आते हैं, तो वो किस तरीके से हैं। देन क्वांटम मैकेनिक्स का थोड़ा सा पार्ट है इसके अंदर, कि जो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, डी ब्रॉगली है। तो वो सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको बोर्ड पर ही एक्सप्लेन कर पाऊँगा, है ना, क्योंकि वो आप लोगों के लिए नई है, आपने पहले कभी नहीं पढ़ी। इसलिए हम सेकंड चैप्टर को जो है हमने जो स्टार्ट किया था वो हम वहीं पर रोक देते हैं। यानी बेसिकली सेकंड चैप्टर आपके कुछ भी नहीं हुआ, जो एक दो चीज़ें हुई थी, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वो सब आपके सिलेबस से हटा दिया गया। और जो बचा है वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। ठीक है। कोशिश करेंगे कि जैसा आप देख भी रहे होंगे न्यूज़पेपर वगैरह, मेरा आपको सुनने में आ रहा होगा कि आपके स्कूल्स में भी पॉसिबल ओपन हो जाएंगे जल्दी, पर जब तक नहीं होते हैं तब तक हम चैप्टर नंबर 1 को ही वापस कंटिन्यू करेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 में हमने बेसिक कंसेप्ट देख लिया था, व्हाट इज़ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या होती है ये हमने चेक कर लिया था, पढ़ लिया था हमने, और केमिस्ट्री की सिग्निफिकेंस और केमिस्ट्री का एवरीडे लाइफ में क्या क्या यूजेस है वो हम पढ़ चुके थे। ठीक है। इतनी चीज़ें हमने
केमिस्ट्री के बारे में पढ़ ली थी, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और उसमें जो फर्स्ट टॉपिक अपने आता है जो सिलेबस में है, क्योंकि अब हम टू द सिलेबस पढ़ेंगे। अभी तक तो हमारे पास सिलेबस नहीं था तो हम कुछ भी पढ़ सकते थे, बट अब हम वही चीज़ें पढ़ेंगे जो अपने सिलेबस में है अकॉर्डिंग टू राजस्थान बोर्ड फॉर 2021, यानी 2021 के लिए ये स्पेशल सिलेबस है, क्योंकि आपका जो ओरिजिनल सिलेबस है उसमें से कुछ कम किया गया है। ओरिजिनल सिलेबस आपको याद होगा, मैंने जो फर्स्ट क्लास ली थी उसमें आपको सिलेबस बताया था, वो पूरा सिलेबस है, बट अभी अपने को वो पूरा नहीं पढ़ना है। उसमें से कुछ टॉपिक्स 30-40% हटाए गए हैं, और वो हटाने का जो है तरीका कुछ इस तरीके से है कि हर चैप्टर में से बीच बीच में से टॉपिक्स हटाए हैं, पूरा चैप्टर कोई स्किप नहीं किया है। तो इसलिए जो है जो टॉपिक हटा दिए गए हैं हम उनको नहीं पढ़ेंगे। अगर आप बुक देखेंगे तो आपको हो सकता है वो टॉपिक्स दिखने को मिलेंगे, तो उसमें आप परेशान ना हो कि जैसे सर ने जो है वो टॉपिक नहीं कराए या क्या हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। वो टॉपिक आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं, ठीक है। तो जो टॉपिक बचे हैं वो हम स्टार्ट करते हैं, और उसमें जो है सबसे पहला जो आपका टॉपिक है जो आपके सिलेबस में है वो है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस। अब देखिए, नाम से आपको पता है एटॉमिक मासेस का मतलब है एटम का मास, और मॉलिक्यूलर मासेस का मतलब है मॉलिक्यूल का मास। अब व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल? आप जानते हैं, आपने 10th तक ये चीज़ें पढ़ रखी हैं कि एटम, जैसा कि मैंने जब सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था तब ये बताया था, इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ एलिमेंट, यानी किसी भी एलिमेंट की जो सबसे बेसिक यूनिट जिसमें उस एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टीज़ हो वो एटम होती है। और एटम जो है बहुत ही छोटा होता है, और एटम्स आपस में मिलकर के क्या करते हैं, इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं उनके बीच में, और वो आपस में कंबाइन होकर के क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, ठीक है। यानी मॉलिक्यूल क्या होता है, बेसिकली मॉलिक्यूल इज अ क्लस्टर ऑफ एटम, यानी एक से ज़्यादा एटम, मिनिमम कितने हो सकते हैं, दो, एक नहीं होगा, मिनिमम दो एटम, वो मिलके क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे। अब होता क्या है कि बोथ एटम्स आर मे बी सेम और मे बी डिफरेंट, है ना। यानी कि जो एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बना रहे हैं वो एटम सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे सेम होंगे तो क्या बनेगा, एलिमेंट के मॉलिक्यूल बनेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे H2 गैस, हाइड्रोजन गैस है, तो उसको आप H2 लिखते हो। H2 का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन के दो एटम मिलके हाइड्रोजन गैस का एक मॉलिक्यूल बनाया, ठीक है, तो हम उसको H2 गैस लिखते हैं। जैसे O2 है, N2 है, इन सभी गैसों का जब हम लिखते हैं तो हम किस तरीके से लिखते हैं, O2 हुआ, N2 हुआ, इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन के दो एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। N2 मतलब नाइट्रोजन के दो एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, हम मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं, ठीक है। लेकिन कई बार जो है हमने देखा है कि हमें जो है एम्पेरिकल फार्मूला भी हम लिखते हैं, कि जब ये दोनों मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं ऐसे कि जब दोनों एटम अलग अलग हों। फॉर एग्जांपल NaCl, NaCl इज ए मॉलिक्यूल, तो उसमें एक एटम क्या है, Na का है, सोडियम का, और एक है Cl का, क्लोराइड का, क्लोरीन सॉरी, ठीक है। तो इस तरीके से भी जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा जाता है, ठीक है। सेम एटम होंगे तो वो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया, और अगर अलग अलग एटम मिलकर के मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो वो हो जाता है हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है, ये ध्यान रखें। सो आफ्टर हैविंग सम आइडियाज अबाउट द टर्म एटम एंड मॉलिक्यूल्स, it is appropriate here to understand what we mean by atomic and molecular masses। तो जैसा हमने कहा कि मॉलिक्यूल्स होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल हो सकते हैं, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ हमको एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मासेस के बारे में पढ़ना है कि एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मासेस क्या क्या होते हैं और किस तरीके से हम उसको फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए, एटॉमिक मासेस और द मास ऑफ एन एटम, एटॉमिक मास मतलब एटम का मास, इट इज़ एक्चुअली वेरी वेरी स्मॉल एटम बिकॉज एटम आर एक्सट्रीमली स्मॉल, ठीक है। क्योंकि एटॉमिक मास जो है वो बहुत कम होता है। उसका कारण क्या है कि जो एटम है वो बहुत छोटा होता है, एक्सट्रीमली स्मॉल होता है। ये हम पढ़ चुके हैं कि एटम बहुत एक्सट्रीमली स्मॉल होता है, इसकी वजह से उसका जो मास होता है वो भी बहुत कम होता है, मतलब 10⁻⁻⁻ में जाता है, बहुत ज़्यादा कम, है ना। क्योंकि जो चीज़ आप सोच सकते हैं कि नेक्ड आई से दिख तक नहीं रही है वो कितनी लाइटर होगी। आज की डेट में हमारे पास बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनसे हम एटम्स के मास को एक्यूरेटली फाइंड आउट कर सकते हैं।
लेकिन इन द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी ये बहुत मुश्किल काम था, है ना। आज के डेट में हमको लगता है एटम का मास निकालना कोई बड़ी बात नहीं, बिकॉज ऐसी टेक्निक्स हैं, ऐसी सोफिस्टिकेटेड और बहुत अच्छी जो है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स हैं, तो उनके थ्रू हम क्या करते हैं, एक्यूरेटली एटॉमिक मास निकाल लेते हैं। लेकिन 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में देखा जाए तो ये बहुत मुश्किल था, क्योंकि उस टाइम तक तो माइक्रोस्कोप तक की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो उस टाइम पे एटम का कंसेप्ट लेना कि एटम नाम की भी कोई चीज़ होती है और उसका मास फाइंड आउट करना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्क हुआ करता था, ठीक है। सो टुडे वी हैव सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स, फॉर एग्जांपल मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, for determine the atomic masses fairly accurately. But in the 19th century, scientists could determine mass of one atom relative to another by experimental means. यानी अर्लियर जो हम बात करें 19th सेंचुरी की, स्टार्टिंग ऑफ 19th सेंचुरी, तो उस टाइम पर जो है एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का निकालना इतना आसान नहीं होता था। तो क्या किया जाता था, एलिमेंट का जो मास होता था वो बेसिकली किसी अदर एलिमेंट जिसका एटॉमिक मास पता है उसके रेस्पेक्ट में निकाला जाता था, यानी रिलेटिव एटॉमिक मासेस निकाले जाते थे। फॉर एग्जांपल आपको अगर हाइड्रोजन का मास पता है, तो ऑक्सीजन का आप जानते हैं कि हाइड्रोजन का होता है 1, तो ऑक्सीजन का होता है 16। तो ऐसा बोला जाता था कि ऑक्सीजन इज मतलब जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन से हैवियर है, कितने 16 टाइम हैवियर है, यानी 16 गुना ज़्यादा भारी है। इट इज़ मोर हैवियर देन 16 टाइम। जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, तो हीलियम इज़ 2 टाइम हैवियर देन हाइड्रोजन, लिथियम इज़ 3 टाइम हैवियर देन हाइड्रोजन, इस तरीके से। यानी किसी एक एलिमेंट का अगर मास पता है तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाता था कि भाई उससे इतना ज़्यादा गुना इसका मास है, यानी किसी के रेस्पेक्ट में। और वो पता किसका चला, सबसे पहले हाइड्रोजन का चला, है ना। बट इन 19th सेंचुरी साइंटिस्ट could determine mass of one atom relative to the another, ठीक है, यानी किसी एक के रिलेशन में, किसी एक के रेस्पेक्ट में। जैसे फॉर एग्जांपल किसी का मास 5 है और आपने दूसरे का निकाला उसका 50 है, तो हम ये कह सकते हैं कि जिसका 50 है वो 5 वाले से 10 गुना ज़्यादा भारी है, क्योंकि 5 इंटू 10 कितना हो गया 50, यानी 10 गुना ज़्यादा भारी। तो इस तरीके से जो है क्या किया जाता था, किसी एक के रेस्पेक्ट में, यानी मान लीजिए ए का मास 5 है और बी का 50 है, तो हम ये कह सकते हैं बी इज़ 10 टाइम हैवियर देन ए, तो बी जो है वो ए से 10 गुना ज़्यादा भारी है। तो इस तरीके से जो है ए के रेस्पेक्ट में हमने बी का मास निकाला, वो भी एक्सपेरिमेंटल जो है मास निकाला जाता था, यानी मास फाइंड आउट कर लिया जाता था और ये बता दिया जाता था कि वो जो जिस एलिमेंट का हमको ना मास पता है उससे कितना गुना ज़्यादा भारी है, ठीक है। हाइड्रोजन बीइंग लाइटेस्ट एटम वाज एट्रीब्यूटरली असाइंड ए मास ऑफ 1। तो उस टाइम पे साइंटिस्टों ने देखा, जितने भी एलिमेंट उस टाइम तक फाइंड आउट थे, उन्होंने देखा कि उनमें सबसे जो लाइटर एलिमेंट था वो हाइड्रोजन था। सबका मास अगर निकाल के देखें तो सबसे लाइटर, यानी कंपैरेटिव स्टडी थी कि अगर हम देखें तो सबसे हल्का, अगर एक साइड में हाइड्रोजन रखें दूसरे साइड में अदर एलिमेंट रखते जाएं एक एक एटम, तो हम देखते हैं कि हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट था, यानी सबसे हल्का था। तो साइंटिस्टों ने हाइड्रोजन का मास 1 मान लिया विदाउट एनी यूनिट, क्योंकि वो सबसे लाइटेस्ट है, सबसे स्मॉल, सबसे लाइटेस्ट। तो मान लिया कि उसका मास कितना है 1, और कोई यूनिट नहीं लगाई गई, सिर्फ मैथमेटिकल नंबर से ही हम जो है उसको कंपैरिजन कर रहे थे, ठीक है। जो मैथमेटिकल नंबर है उसी से कंपैरिजन किया जाता था कि हाइड्रोजन का मास मान लिया गया 1 विदाउट एनी यूनिट, और बाकी एलिमेंट का मास हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में दिया जाता था, ठीक है। जैसे अब वही बात आई कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास 16, तो वो कैसे आया कि हाइड्रोजन का 1 है तो ऑक्सीजन उससे 16 टाइम हैवियर है, तो ऑक्सीजन का कितना हो गया 16 हो गया, इस तरीके से, है ना। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्या हुआ कि साहब नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल जो वो हाइड्रोजन से 14 टाइम हैवियर है, 14 टाइम हैवियर है तो नाइट्रोजन का मास कितना हो गया 14 हो गया, इस तरीके से। तो इस तरीके से जो है हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में मास फाइंड आउट किया जाने लगा, ठीक है, और वो भी यूनिटलेस, यानी हम सिर्फ नंबर से ही एक मैथमेटिकल नंबर से ही आइडिया लगा लेते थे कि वो कितना ज़्यादा हैवी है विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, कोई भी एलिमेंट, ठीक है। एंड अदर एलिमेंट वर असाइंड मास रिलेटिव टू इट। द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एटॉमिक मासेस is based on
कार्बन 12 एज ए स्टैंडर्ड। तो ये तो बात 19th सेंचुरी की थी, लेकिन अभी का जो एटॉमिक मासेस का जो सिस्टम है, प्रेजेंट सिस्टम जो है एटॉमिक मासेस का, वो बेस्ड है बेसिकली कार्बन 12 एटम के ऊपर। ठीक है, यानी यहाँ हमने जो स्टैंडर्ड मान रखा है वो किसको मान रखा है, अब कार्बन 12 को। यानी बाकी एलिमेंट का जो मास निकाला जाता है वो अब किसके रिस्पेक्ट में निकाला जाता है, कार्बन 12 के रेस्पेक्ट में निकाला जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन ध्यान रखना कि अब, यानी कि रिसेंटली टाइम की हम बात करें 21st सेंचुरी की, कि अब जो मासेस निकाले जाते हैं वो विद रेस्पेक्ट टू कार्बन 12 फाइंड आउट किए जाते हैं, और 19th सेंचुरी में क्या किया जाता था, विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन फाइंड आउट किए जाते थे। ठीक है, और अब कार्बन 12 के रेस्पेक्ट में। ये कार्बन 12 क्या है, 12 क्यों लिखते हैं, बिकॉज कार्बन के आप जानते हैं आइसोटॉप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। आइसोटॉप्स वो होते हैं जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो इक्वल होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज हो जाते हैं। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो एलिमेंट तो वही रहेगा। न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो एलिमेंट तो वही रहेगा, लेकिन एलिमेंट का मास चेंज हो जाता है, क्योंकि न्यूट्रॉन के का क्या होता है, मास जरूर होता है कुछ ना कुछ। ठीक है, तो बेसिकली कार्बन के 3 आइसोटॉप होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। कार्बन 12 जो है वो सबसे कॉमन आइसोटॉप है, या हम कहें इन नेचर, एनवायरनमेंट या नेचर में जो है लगभग 98 पॉइंट समथिंग कुछ है परसेंटेज जो है कार्बन 12 की है। कार्बन 13 पॉइंट्स में है, कार्बन 14 तो बहुत रेयर है, 0.001 करके ऐसा कुछ मिलता है। ठीक है, तो कार्बन 12 जो है वो एक स्टैंडर्ड मान लिया गया। ये कार्बन 12 के एक एटम का मास निकाल लिया गया, उसको स्टैंडर्ड मानते हुए बाकी एलिमेंट के मासेस क्या किए गए, डिसाइड किए गए इन 21st सेंचुरी। ठीक है, द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एटॉमिक मासेस इज बेस्ड ऑन कार्बन 12 एज द स्टैंडर्ड एंड हैज़ बीन एग्रीड अपॉन 1961, और 1961 के बाद से यही चीज़ चल रही है। ठीक है, हियर कार्बन 12 इज द वन ऑफ द आइसोटॉप ऑफ कार्बन एंड कैन बी रिप्रेजेंट बाय दिस, यानी C12। ठीक है, कि ये अभी मैंने आपको बताया है कि ये क्या है, एक कार्बन का आइसोटॉप है जिसे C12 से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इन दिस सिस्टम C12 इज असाइंड a mass of exactly 12 atomic mass unit। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट देखिए ये आया है AMU, यानी इसकी यूनिट जो है, अभी तक हमने हाइड्रोजन का देखा था कि वो विदाउट यूनिट 1 मान लिया गया था, और इसे बोला जाता है जो कार्बन 12 का मास फाइंड आउट किया गया। नेचुरल सी बात है, कार्बन 12 है तो उसका मास 12 आएगा, तो उसको बोलेंगे हम 12 एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास यूनिट जो है वो अपने आप में एक यूनिट है, AMU। आपको मालूम होगा कि ये एक जो है मास फाइंड आउट करने की यूनिट भी है AMU। तो AMU का मतलब क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। और कार्बन 12 इज असाइन ए मास ऑफ एग्जैक्टली 12 एटॉमिक मास यूनिट, यानी कार्बन के 12 एटम ले लें, 12 एटॉमिक मास यूनिट का मतलब यही है कि कार्बन की 12 एटॉमिक यूनिट ले लें, यानी 12 एटम लेकर के उनका जो मास फाइंड आउट करते हैं वो क्या कहलाता है, एटॉमिक मास यूनिट कहलाता है। ठीक है, and masses of other atoms are given relative to this standard, यानी इसी स्टैंडर्ड के बेसिस पे हम बाकी एटम्स के मास डिलीवर्ड करते हैं। ठीक है, 1 एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है अब वो भी पता होना चाहिए। तो ये तो बात हुई कार्बन 12, कार्बन 12 का मास इतना हो गया। अब 1 एटॉमिक मास यूनिट का मतलब क्या हुआ, क्योंकि कार्बन 12 का अगर हम मास देखें तो उसमें 12 एटॉमिक मास यूनिट आ रही है, यानी 12 एटॉमिक मास यूनिट का मास है वो, यानी 12 एटम का मास कितना है, 12। एक एटम का कितना होगा, तो वो क्या कर देंगे हम, डिवाइड करेंगे जब, तो ये निकल करके आता है। ठीक है, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज द मास एग्जैक्टली इक्वल टू द 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, यानी कार्बन 12 एटम का 1/12 पार्ट जो है, क्योंकि कार्बन 12 में कितने टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन है, 12 नंबर ऑफ प्रोटॉन है, या हम कहें 12 जो है एटॉमिक मास यूनिट है वो, उसका 1/12 कर दें तो वो हो जाएगा 1 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो कार्बन 12 का जो मास आया था उसको 1/12 कर दो, यानी उसका 12वां हिस्सा, वो क्या कहलाता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट। क्योंकि कार्बन 12 तो क्या कहला रहा था, 12 एटॉमिक मास यूनिट, तो उसी का हम क्या करते हैं, 1/12 कर दें, यानी इसका 12वां हिस्सा क्या कहलाएगा, 1 एटॉमिक मास यूनिट, यानी 1 AMU। ठीक है, तो कार्बन 1 AMU जो है उसका मतलब जब निकाला गया तो वो आया
1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये ध्यान रखिएगा, -24 ग्राम है ये, ठीक है। माइनस का साइन है यहाँ, थोड़ा देखने में दिक्कत आ सकती है, तो ये माइनस का साइन है, ठीक है। और हाइड्रोजन का मास कितना था एक एटम का? जब 19th सेंचुरी की अगर हम बात करें, उस टाइम जब निकाला गया था, तो हाइड्रोजन का मास जो था वो एक यूनिट का वो ये था 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इसका मतलब हाइड्रोजन एटम का जो मास है वो एमयू में कितना होगा कि भाई दिस अपॉन दिस, क्योंकि एक एमयू का मतलब ये होता है, और एक हाइड्रोजन का एटम का मास ये था 1.67, और एक एमयू यूनिट का मतलब होता है 1.66056। तो एक हाइड्रोजन का जो मास है ना, उसमें अगर हम 1 एमयू यूनिट का भाग दे दें, यानी 1 एमयू यूनिट से डिवाइड कर दें, तो हाइड्रोजन एटम का क्या मिल जाएगा, एमयू में मास मिल जाएगा। ये देखिए ये किया है, तो एमयू में हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1.0080 एयू। और आपको याद होगा अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा कि 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में साइंटिस्टों ने जब सारे एलिमेंट्स चेक किए तो उनको देखा कि हाइड्रोजन इज़ द लाइटेस्ट एलिमेंट, और उसका मास जो है वो सब ने एक मत होकर के, यानी सब ने जो है एक साथ मान लिया कितना 1 विदाउट यूनिट। और अगर आप देखें तो एमयू में हाइड्रोजन का मास 1 ही निकल करके आता है, ठीक है। और वो कितना होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर ही होता है। एटॉमिक नंबर 1 है हाइड्रोजन का, और देखिए मास भी उसका कितना आ रहा है 1 एमयू आता है, ठीक है। इसीलिए हमने कार्बन की जगह जब हाइड्रोजन की जगह जब कार्बन 12 एज ए स्टैंडर्ड लिया, तो केमिस्ट्री में कोई भी चेंजेस नहीं आया। अदरवाइज बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते अगर ये चेंज होता तो, और वो चेंजेस बहुत ज़्यादा होते, ठीक है। सिमिलरली द मास ऑफ ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन 16 यानी उसका O16 आइसोटॉप, उसका मास कितना आया 15.995 सॉरी, यानी लगभग 16 एमयू, ठीक है। और आजकल एमयू यानी एटॉमिक मास यूनिट जो है वो भी एक बड़ी यूनिट हो गई, मतलब बड़ी मतलब लिखने में यूँ एक लेंदी यूनिट है, उसको भी और शॉर्ट फॉर्म बना दिया गया है उसका, और वो है ओनली यू। यू का मतलब होता है यूनिफाइड मास, ठीक है। तो वो एटॉमिक मास यूनिट का ही एक एब्रीवेशन है, जिसको हम कहते हैं यू यानी यूनिफाइड मास, ठीक है। अब ये तो बात हुई एटॉमिक मास की, ठीक है, एक एटम के मास की। अब जब हमको एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, हम एवरेज लेते हैं और उससे क्या निकालते हैं, हम एटॉमिक मास निकाल लेते हैं, ठीक है। व्हेन वी यूज़ एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट इन कैलकुलेशन, जब हम एटॉमिक मासेस यूज़ करते हैं कैलकुलेशन में, देन वी एक्चुअली यूज़ एवरेज एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट विच आर एक्सप्लेन बिलो। तो हम क्या करते हैं, एवरेज एटॉमिक मास जो है हमेशा यूज़ करते हैं, ठीक है। जब भी कैलकुलेशंस न्यूमेरिकल वगैरह आते हैं, कैलकुलेशंस आती हैं, तो हम एटॉमिक एवरेज मास एवरेज एटॉमिक मास जो है वो कंसिडर करते हैं। अब एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकाला जाता है, देखिए, मैनी नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज मोर देन वन आइसोटॉप। ये बहुत सारे नेचुरल अकरिंग एलिमेंट जो है वो एक से ज़्यादा आइसोटॉप होते हैं उनके, ठीक है। जैसे कार्बन है, नेचुरल अकरिंग एलिमेंट है, और उसके आइसोटॉप 3 है, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14, ठीक है। when we talk into account when we take into account the existence of these isotopes and their relative abundance, ठीक है। रिलेटिव अबेंडेंस का मतलब है परसेंटेज अकरेंस, कि नेचर में कितना परसेंट वो मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव अबेंडेंस, ठीक है। और आइसोटॉप का कितना अमाउंट है उसका, ठीक है। एंड आइसोटॉप एंड देयर रिलेटिव अबेंडेंस, द एवरेज एटॉमिक मासेस ऑफ एन एलिमेंट कैन बी कंप्यूटेटेड, ठीक है। एवरेज एटॉमिक मास हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ कार्बन का देखा गया है, अगर कार्बन 12 देखें आइसोटॉप, तो उसकी जो रिलेटिव अबेंडेंस है, यानी नेचर में कितना मिल रहा है 98.892%। एटॉमिक मास यूनिट कितनी है उसकी 12। कार्बन 13 का देखें तो उसकी जो रिलेटिव अबेंडेंस है देखिए कितनी कम है, यानी जो उसकी रिलेटिव अबेंडेंस मतलब नेचर में जो मिल रहा है वो कितना कम है, 1.108%, ठीक है। मास 13, 14 की देखिए तो 2 × 10⁻⁻10, मैंने कहा था ना -10 माइनस में आ जाती है, और इसका मास है 14.00317, ठीक है। तो यहाँ एटॉमिक मास हम एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे, जो रिलेटिव अबेंडेंस है उसको एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तीनों को। ये रिलेटिव अबेंडेंस, इसका एटॉमिक मास में 12, उससे डिवाइड करो,
कार्बन 13, रिलेटिव एबंडेंस 1.108, रिलेटिव मास जो एटॉमिक मास है वो 13, मल्टीप्लाई करो और ऐसे 14 का करो, और फिर इन सब का एवरेज ले लो, क्योंकि अब अपॉन कितना आएगा 3, है ना, 1 2 3, एवरेज ऐसे निकालते, तीन चीज़ें हैं तो अपॉन में 3 आ जाएगा। अपॉन 3 करके जब आप देखोगे तो यहाँ आता है 12.011 यूनिट, ठीक है। और इसीलिए आपको याद होगा कि जब हम कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं यानी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो वहाँ कार्बन का मास जो है वो 12 लिया जाता है। तो यही यहाँ बताया गया है कि जब भी हम कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं तो वहाँ पर हम क्या लेते हैं, एवरेज एटॉमिक मासेस लेते हैं। और एवरेज एटॉमिक मासेस कैसे लिया जाता है कि उसकी जितनी आइसोटॉप्स हैं और उनका नेचर में कितना अबंडेंस है और कितना उनका मास है उसको मल्टीप्लाई करके और डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। तो एटॉमिक जो है मास निकल जाता है एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। एवरेज एटॉमिक मास फॉर द एलिमेंट्स कैन बी कैलकुलेटेड, ठीक है। इस तरीके से हम एवरेज एटॉमिक मास फाइंड आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है टॉपिक वो है आपका मॉलिक्यूलर मासेस, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूलर मास क्या होता है और कैसे फाइंड आउट किया जाता है, अब ये करेंगे हम कल, ठीक है। यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।